बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और काफी कुछ सीख भी रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो मेरी वीडियो दोबारा वॉच कर सकते हैं, उनको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। जिन बच्चों ने उर्दू मीडियम में पढ़ना है उनके लिए वैसे उर्दू मीडियम में भी बता देती हूँ। उन्होंने बोला है कि बाप और बेटा, मतलब कि दो बाप बेटा को वो कंपेयर कर रहे हैं कि उन दोनों की एज को अगर आप प्लस करते हो तो वो आंसर आता है 72। यानी कि दो बाप बेटे हैं, उनकी एज को आप प्लस करें तो आपका आंसर आएगा 72। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो 2 साल पहले बाप की उम्र जो थी वो 2 गुना थी बेटे की उम्र से। तो सारी बात है, बाप तो बड़े ही होते हैं ना, तो उनकी 2 गुना ही होनी है। तो व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो। तो बाप की एज तो उन्होंने बता दिया कि 2 गुना थी, लेकिन ये नहीं पता कि बेटे की एज उस टाइम पे क्या थी। ठीक है, स्टेटमेंट को दोबारा समझे कि एक बाप है और एक बेटा है, उन दोनों की एज को अगर आप प्लस करते हो तो वो आएगा 72। ठीक है, ये एक कंडीशन होगी। उसके बाद उसने कहा है कि 6 ईयर अगो, 6 साल पहले बाप की एज जो थी वो 2 गुना थी बेटे की एज से। ओके, उसके बाद उसने कहा है कि सन की एज बताएं उस टाइम पे क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट मैंने अगेन राइट नहीं की क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को समझा दी हुई है। तो अब हम स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन। गिवन है सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 72। यही आपको गिवन है कि फादर और सन की एज को अगर आप प्लस करते हैं तो उसका आंसर आएगा 72। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने लेट कर लेना, क्योंकि देखा उसने कहा था कि आपको फादर की और सन की एज को प्लस करके 72 के इक्वल रखना है। अब आपको ना ही फादर की एज का पता है ना ही सन की एज का पता है, इसलिए मैथ में आप लोगों को ये रूल तो पता है कि अगर कोई चीज अननोन हो तो उसको आप लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई। तो लेट किया है द एज ऑफ सन इज एक्स ईयर्स एंड द एज ऑफ फादर इज वाई ईयर्स। सेम वही दोनों बात आपने लेट कर लेनी है। जो उर्दू मीडियम वाले हैं उस तरह लिख सकते हैं कि वे बेटे की एज एक्स है और बाप की एज जो है वो वाई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। अब कंडीशन को देखते हुए आपने देखना है कंडीशन क्या उसने दी थी कि अगर आप फादर की और सन की एज को प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 72। तो हमने वही कंडीशन देखनी है। फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ये फादर की एज होगी और ये सन की एज होगी, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 72। ये आपका बन गया पहला, मतलब पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन का तो आप लोगों को पता है ना, मतलब मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इक्वेशन का मतलब वो ये होता है कि जहां पे भी आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सेंटर में इक्वल लगा के अगला कोई भी टर्म वगैरह लिख लेते हैं, इक्वल का साइन शो करता है कि ये इक्वेशन है। ओके, ये काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो इक्वल होता है यही बता रहा है कि ये इक्वेशन है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास 6 ईयर अगो हमने अगली कंडीशन ये बतानी थी कि 6 साल पहले जो थी वो बाप की एज 2 गुना थी बेटे की एज से। तो इस कंडीशन के लिए हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि 6 साल पहले जो थी वो एज कैसे हमने लिखनी थी। 6 ईयर अगो द एज ऑफ सन, यानी कि 6 साल पहले उर्दू मीडियम वालों के लिए एज बेटे की क्या है, वो है x माइनस 6। जारी बात है, अभी हमने फ्लैट किया था x, तो अगर आपने 6 साल पहले देखना है तो x में से माइनस कर लें तो वो 6 साल पहले की बात हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह फादर की एज को भी अगर आपने 6 साल पहले देखना हो तो आप क्या करेंगे, आप y में से माइनस कर देंगे 6 और वो y माइनस 6 ईयर 6 साल पहले हो गया। ओके, जो चीज पहले करना है जारी बात है उसको माइनस करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब उसने सेकंड कंडीशन क्या बताई थी कि जो बाप की एज है वो 2 गुना है बेटे की एज से। यहाँ पे आप लोगों को ना एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा ध्यान से कि ये जो पॉइंट मैंने राइट किया है 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 6, ये तो आपको पता है x माइनस 6 ये सन की एज है और y माइनस 6 ये फादर की एज है। अब इन दोनों में आप लोगों ने अभी मैंने बताया कि टू टाइम्स है, यानी कि 2 गुना है फादर की एज, तो हमने 2 यहाँ क्यों नहीं राइट किया, यहाँ क्यों राइट किया, ये असल बात है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों ने 2 इस साइड पे क्यों राइट करना है। देखिए बेटा, आपको ऑलरेडी पता है कि जो फादर है वो बड़ा होगा, ठीक है, सन से। तो फादर की एज लेट्स सपोज अगर हम चेक कर लेते हैं कि 40 साल है, ठीक है, फर्ज किया हमने, तो सन की एज जाहिर बात है यहाँ पे 20 साल होगी, उससे छोटा है। तो हम इक्वेशन में जब इक्वल लगाते हैं तो क्या हम 20 को इक्वल करके यहाँ पे 40 और 2 से मल्टीप्लाई करके 80 लाएंगे तो 20 इज इक्वल टू 80 ये हो सकता है? नहीं।
ये नहीं हो सकता। आप लोगों को इक्वालिटी का साइन बता रहा है, दोनों तरफ आंसर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हमने इसलिए यहाँ पे इसको 2 इस साइड पे राइट किया, ताकि अगर इधर 20 है तो 20 मल्टीप्लाई 2 40 हो जाएगा। इधर ऑलरेडी हमें पता फादर की एज 40 है, तो दोनों इक्वल का साइन जो है वो दोनों इक्वेशंस को प्रॉपर प्रूव कर रहा है। ये आप लोगों को अगर नेक्स्ट भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं कि किसी की एज बता रहे हैं 2 गुना है, तो आपने जो मल्टीप्लाई करना है वो दूसरी अमाउंट के साथ करना है, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक होती है, हिंट होती है, जिसे आप टोटका वगैरह कह सकते हैं। मतलब कि कुछ टीचर्स कहते हैं ना कि आपको टोटका बता रही है, इस सवाल को हल करने का टोटका, पुराने टीचर्स की बात है, ठीक है। तो वैसे ही आप ये समझ लें कि ये एक टोटका है, ओके। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखें जी, यहाँ पे है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर x के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई x, उसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो आ जाएगा 2 6 टाइम्स 12। उर्दू मीडियम वालों को भी ये मल्टीप्लाई करना आता ही होगा। ये मैं साथ उर्दू मीडियम वाले क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ बेटा कि मुझे आज ही पता चला है कि उर्दू मीडियम में भी बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने सिलेबस जारी कर दिया, पहले उन्होंने मना किया था कि हमने नहीं देनी, लेकिन अब आ चुकी हैं उर्दू मीडियम में भी बुक्स, और मैंने वो देखी भी हैं, इसलिए अब मैं साथ आप लोगों को उर्दू मीडियम में भी एक्सप्लेन कर दिया करूंगी, ठीक है। मैं आज ही हाई स्कूल एक विजिट किया, उसमें देख के आई हूँ, प्रॉपर सारी बुक्स आ गई हुई हैं, तो इसलिए अब जो बच्चे उर्दू मीडियम में मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो, वो भी कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास y-6। तो ये देखें दोनों अमाउंट मैंने राइट कर दी है। अब आप लोगों को पता है कि जब आपने x और y को इकट्ठा लिखना होता है, तो ये जो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होगी, इसको इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। 12 को इस साइड पे ले आएंगे और y को इस साइड पे। तो जो चीज इक्वल की इस साइड पे माइनस में है, वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें 2x माइनस y इज इक्वल टू -6 प्लस 12, ओके। तो हमारे पास इस तरफ दोनों साइन जो है वो चेंज हुए, y यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो रहा है, 12 यहाँ पे माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो गया, ओके। अब आपने क्या करना है, 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आएगा, और बड़ी अमाउंट के साथ साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे +6 है। प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमने नहीं लगाया, ओके। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी। आपने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को नजर में रखना है। ये देखिए भाई, जो फर्स्ट कंडीशन थी वो थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, ओके। और ये जो सेकंड कंडीशन है ये भी आपने ध्यान में रखनी है, ये है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इन दोनों कंडीशंस के ही साथ हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए मैंने इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दिया था, ओके जी स्टूडेंट। यहाँ पे देखें, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने आपको बताया था ना इक्वेशन 1 और 2 को आपने ध्यान में रखना है। हमने 1 और 2 को ऐड किया, क्योंकि ऐड करने से ये y का साइन एक y प्लस में और एक y माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 और 1 ये 3x आ जाएगा, और 72 और 6 ये ऐड आउट हो गए तो 78 आ जाएगा, ठीक है। प्लस करना तो आता ही होगा ना, जमा करना, और मीडियम वाला जमा करने का तो कोई इशू नहीं ना। तो कुछ वर्ड इस तरह के मैं इंग्लिश में भी बोल दूं तो आप लोगों को अंडरस्टैंड कर लेने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स आजकल इंग्लिश में ही पढ़ा रही हैं, तो उर्दू में थोड़ा बहुत वो गाइड कर देती हैं साथ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें जी, जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है। तो आपने अगर इसको इस साइड पे लाना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आप लोगों को पता है आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। आजकल 9-10 के बच्चे जो है वो यूज कर रहे हैं। छोटी क्लासेस में लो नहीं होता, लेकिन आप लोगों को तो लो हो गया हो, इसलिए आपने इसमें मतलब यूज करने में बिल्कुल भी नहीं कहा हेजिटेट करना, आप इजीली इसको यूज करें। और आपने अब इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। मैं आपको कैलकुलेटर का भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने वो लेना है जो आपको हेल्पफुल हो, ठीक है। मैंने उस दिन दिखाया भी था एक वीडियो में, आप वहां से देख लीजिएगा। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास इसका x का आंसर आ रहा है 26, यानी कि सन की एज जो है वो 26 साल है अभी फिलहाल। लेकिन हमने 6 साल पहले, उसने क्वेश्चन में कहा था आपने 6 साल पहले बताना है, तो 6 साल पहले का मतलब है आप 26 में से 6 माइनस कर ले तो आपका आ जाएगा 20। तो यही मैंने नीचे भी किया है। सो द एज ऑफ सन इज 26 एंड एज ऑफ सन 6 ईयर अगो। 6 साल पहले की बात करनी है आपने, तो 26 माइनस 6 करें तो आपका आंसर आ जाएगा 20 ईयर्स, 20 साल, ठीक है। तो ये जो सारा आपने अभी सॉल्व किया था, इससे आपको सन की एज का पता चल गया है कि सन की एज जो थी वो 20 साल थी, ठीक है। शुरू में मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन को चेक कर चुकी थी, मुझे आइडिया था कि सन की एज जो है वो 20 होगी, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले आपको ना मैं बुक पे ये कुछ फॉर्मूले करवा रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी हैं, और वैसे भी अगर आपका कोई होता है ना क्वेश्चन इररेलेवेंट भी टीचर्स डाल देते हैं कि भाई हमने फॉर्मूले करवाए हुए हैं तो आप ये सॉल्व करके बताएं, तो ये उसके लिहाज से भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पेज नंबर 16 पे है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये होता है मुनाफा और वो क्या कह सकते हैं, नुकसान,
ठीक है। नफा नुकसान, तो आप लोगों ने सुना होगा कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने नफा नुकसान का बड़ा ध्यान रखते हैं, या आजकल जो तिजारत हो रही है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीजें भेजी जाती हैं या ली जाती हैं, उसमें भी हर मुल्क का अपना जो मुनाफा होता है उसको वो सबसे पहले देखता है, बाकी काम वो बाद में करता है, ठीक है। उसके लिए ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो मुनाफा हो रहा है, ठीक है। तो मुनाफा या नफा कैसे होता है, जब आपने कोई चीज खरीदी कम प्राइस में हो और बेचे ज्यादा प्राइस में, यानी कि अगर आपने कोई चीज 100 रुपए की ली है और आप 200 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको इसका मतलब है कितना फायदा हुआ है, आपको 100 रुपए का फायदा हो गया। इसी तरह इसने प्रॉफिट इज इक्वल टू लिखा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचा है, माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कितने में खरीदा था। और इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में वो एसपी लिख लेते हैं, इसका एस ले लेते हैं और इसका पी, तो एसपी हो गया। उसी तरह कॉस्ट प्राइस का सी और पी ले लेते हैं, तो सीपी, ओके। प्रॉफिट का खाली पी, सीधा पी बस, ओके। तो प्राइस इज इक्वल टू सी एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपका फॉर्मूला है, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ बेटा, ये अभी एक क्वेश्चन में यूज होने हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप कर सकेंगे। नीचे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और साथ ब्रैकेट में परसेंटेज। अच्छा, यहाँ पे अब आपने याद रखना है कि प्रॉफिट का और लॉस का जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वो बिल्कुल एज इट इज एक दूसरे का सेम है। सिर्फ एक चीज का फर्क है कि जब आपने प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो आपने ऊपर प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 रखना है। जब आपने लॉस की परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यानी कि सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग आएगी प्रॉफिट और लॉस की, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर आप प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं तो आपने यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज राइट करनी है, मतलब प्रॉफिट राइट कर देना है। अगर आप लॉस परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉस राइट कर देना है, ओके। तो यहाँ पे नीचे देखिए हमने लॉस का भी फॉर्मूला रीड आउट कर लेना है। लॉस मतलब कि नुकसान। नुकसान कब होता है, जब आप चीज महंगी खरीद लो और सस्ती बेच दो, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज 1000 रुपए की ली है और आप उसे सस्ते में 800 में सेल कर देते हो, तो आपको 200 का नुकसान हो गया, ठीक है। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये भी मैंने बता दिया आपको, ये सीपी और एसपी उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और साथ में ब्रैकेट लगा कर उन्होंने लिख दिया हुआ है परसेंटेज, ओके। तो ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इनके भी एक नाम होते हैं। ये हमारे पास कौन सी ब्रैकेट है, ये है स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। ये भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको ब्रैकेट सबके नाम भी विद उनकी जो है शॉर्ट फॉर्म में नाम जो होते हैं और या आमतौर पे यूज होने वाले नाम, साइंटिस्ट तो मतलब साइंटिस्ट जो यूज करते हैं वो भी सारे बता दूंगी, ठीक है। एक छोटी सी उस पर वीडियो बना लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ना उन्होंने एक स्टूडेंट लिया मिरहा, या बच्ची कह लो छोटी सी, ठीक है। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर प्राइस 1500, यानी कि मिरहा ने 1500 का कोई खिलौना ले लिया एंड सोल्ड फॉर प्राइस 1520, यानी कि 1520 में उसने सेल भी कर दिया, ठीक है। खरीद के सेल कर दिया है, इसका मतलब है कि उसने उसमें थोड़ा सा मुनाफा लिया है। आपको अमाउंट से ही पता चल रहा है कि उसने 1500 का लिया और 1520 में बेच दिया, मतलब 20 रुपए का उसका मुनाफा हुआ है, अगर आप माइनस करके चेक कर लें तो, ठीक है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमने अब उसकी परसेंटेज बतानी है, यानी कि इस बच्ची ने हमें ये सवाल दे दिया कि भाई मैंने चीज खरीद के बेच दी है, अब आप लोगों ने मुझे इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो हम कहते हैं अभी बता देते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, तो इसमें क्या मसला है भाई, अब हम अभी हल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं भाई मेरा को कितना फायदा हुआ है। जी बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन जैसे उसने बताया था कि कॉस्ट प्राइस कितने का उसने खिलौना खरीदा है, तो वो मैंने यहाँ पे राइट किया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इज इक्वल टू राइस 1500, 1500 का उसने खिलौना लिया था ना, तो वही यहाँ पे हमने राइट कर दिया कि उसने 1500 का खिलौना ले लिया है। सोल्ड प्राइस ऑफ टॉय कितने का उसने बेचा था, उसने 1520 में बेच दिया है। अब जब आपने प्रॉफिट फाइंड करना हो तो मैंने बताया था मुनाफा अगर फाइंड करना हो तो आपने बड़ी अमाउंट को आगे रखना है, सेलिंग प्राइस जो है वो आगे रख के माइनस कर देना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो वही फॉर्मूला नीचे अप्लाई कर देते हैं। ये देखें जी, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1520 माइनस 1500, ठीक है, यानी कि 1520 माइनस 1500, तो माइनस करके तो आपका आंसर आ रहा है 20 रुपीज, ठीक है। मुनाफा तो आप लोग वैसे भी फाइंड कर सकते थे माइनस करके, असल चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है परसेंटेज, कि उसको कितना परसेंट मुनाफा हुआ है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता भी दिया था, अब आप यहाँ से भी देख लें। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, मैंने ये आपको फॉर्मूला याद करवाया था ना कि अगर आपने प्रॉफिट फाइंड करना है तो आप ऊपर प्रॉफिट रखेंगे, प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है। अगर आपने लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है तो ऊपर लॉस रखेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ओके।
हम परसेंटेज निकाले इसलिए हमने साइन भी परसेंट का लगा दिया है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20 रुपीज का उसको मुनाफा हुआ था ना 20 रुपए का, तो हमने 20 रुपए ऊपर रख लिए और उसने खरीदी कितने में से, उसने 1500 में खरीदी थी, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब आपको कटिंग करनी तो आती है, ये जो इधर वाले जीरो है ये इधर वाले जीरो से खत्म हो जाएंगे, ऊपर रह गया 20 नीचे रह गया 15। अब आप मुझे बताएं 20/15 कटिंग होते हैं ना, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और वैसे भी आप लोगों को टेबल्स आते होंगे, ठीक है, तो टेबल से इसको कटिंग करें, किस टेबल से करेंगे ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, मैंने इधर करके बता दिया आप लोगों को। तो जिन बच्चों को समझ आई होगी वो फौरन से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि भाई मैम ये वाला जो है ना ये ऐसे कट हुआ है, लेकिन मैंने नहीं बताना ये कैसे हुआ, ये आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। 4/3 परसेंटेज, ओके। तो नेक्स्ट देखें, अब ये जो है 4/3 इसको आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, या फिर आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर से करके तो इसका आंसर राइट कर दिया है 1.33 परसेंटेज, ओके। तो इतना मुनाफा हुआ है, इसे 1.33% मुनाफा हो गया है मिरहा को, ओके। तो ये अब आपने क्वेश्चन हल कर दिया, अब मिरहा को आपने बता दिया कि भाई तुझे मुनाफा हुआ है 1.33 परसेंटेज। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ना उन्होंने बताया हुआ है एक बिजनेसमैन है तैयब, ठीक है, वो हर साल जो है ना उसके जो बैंक में अमाउंट जमा होती है वो है 9,60,000, ठीक है, एक साल में इतनी अमाउंट उसके बैंक में जमा होती है। अब बैंक वालों ने उसे ये बोला हुआ है कि हम आप लोगों से 1,30,000 पे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, ये आप फ्रीली रखवा सकते हैं हमारे पास बैंक में, लेकिन इसके अलावा ऊपर इन दोनों को जो माइनस करके जो ऊपर अमाउंट बच रही है उस अमाउंट पे हमने आप लोगों से जो है ना वो टैक्स लेना है, और उसका रेट यानी कितने परसेंटेज में टैक्स लेना है वो है 0.75%, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना है कि एक साल में कितने पैसे बैंक को ये देगा अपने वहां पे सैलरी समझ लें या अपने पैसे वगैरह रखवाने की सूरत में, ठीक है। तो अभी हम रीडिंग करते हैं क्वेश्चन को, मैंने ओवरऑल आपको समझा तो दिया है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज राइज 9,60,000, यानी कि साल में उसकी जो इनकम आती है, पैसे जो कमाता है वो है 9,60,000। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज राइज 1,30,000, वो अमाउंट जिसमें बैंक ने बोला हम कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लेंगे वो है 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%, तो उसको कितना मतलब के कितने पैसे पे करने पड़ेंगे इन दोनों अमाउंट्स को माइनस करके जो बच जाता है उसके ऊपर 0.75%, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो फॉर्मूला अप्लाई होगा एक, ठीक है, उसके जरिए हम इसको चेक करके तो बता देंगे कि भाई इसने कितना पे करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इसकी स्टेटमेंट ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अब हम राइट करते हैं अपना गिवन, वो चीज जो उन्होंने हमें दी है गिवन उससे कहते हैं, ठीक है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, तैयब की सालाना इनकम कितनी आ रही है वो है 9,60,000, ओके। एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी कि वो अमाउंट जिसपे बैंक ने इनसे कोई पैसे नहीं लेने वो है हमारे पास 1,30,000, ओके। ये दोनों चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब आपने इन दोनों को माइनस करके तो बताना है कितने पैसे जो हैं वो बच जाते हैं जिसके ऊपर बैंक ने उनसे टैक्स लेना है, ठीक है। तो हम कहेंगे रिमेनिंग, रिमेनिंग कहते हैं बाकी, रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट, वो अमाउंट जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स देना है, ठीक है। तो उर्दू मीडियम वाले इसको ऐसे ही राइट करेंगे कि जो बाकी टैक्स जिसके ऊपर उसने अमाउंट के ऊपर पे करना है वो हम माइनस करके चेक करने लगे, ठीक है। 9,60,000 में से माइनस करें 1,30,000 तो आपको वो अमाउंट पता चल जाएगी जिस अमाउंट के ऊपर उन्होंने टैक्स पे करना है, ठीक है। तो इन्होंने टैक्स पे करना है 8,30,000 रुपीज के ऊपर, ओके। इन रुपीज के ऊपर उन्होंने टैक्स पे करना है। तो जब आप टैक्स फाइंड करना चाहते हो कितना टैक्स पे करेंगे वो, तो वो हम परसेंटेज की हेल्प से फाइंड करेंगे क्योंकि इन्होंने परसेंटेज ही कहा है। तो यही वो फॉर्मूला था जिसकी मैं बात कर रही थी कि आपने परसेंटेज की हेल्प से इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो है रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट कहते हैं कितना उसने परसेंटेज में टैक्स देना है, ठीक है। तो रेट वो यही मतलब होता है कि उसने अमाउंट पे नहीं की बैंक को जितनी देनी चाहिए थी, तो उससे फिर बैंक जो है वो वसूली करने आ गया। ये ज्यादातर जो होता है बड़े लेवल पे, कुछ लोग करप्शन वगैरह कर रहे होते हैं या कुछ लोग इस तरह के मामला करते हैं जो कि हमारे मतलब पाकिस्तान में लो नहीं है, तो वो गैर कानूनी कामों की वजह से उनके ऊपर रेट वगैरह पड़ जाती है, ठीक है। तो ये वो वाला वैसे वर्ड नहीं है रेट का, इसका मतलब ये है कि कितने परसेंट आपने जो है ना वो इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है। इसको रेट का जो होता है उसे रेशो भी कहते हैं, 7 क्लास में मैंने स्टूडेंट को करवाया हुआ है, ठीक है। रेशो भी कह सकते हो इसको, परसेंटेज में आपने रेशो वगैरह फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.75% आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स यानी कि कितना टैक्स ने पे करना है वो होगा हमारे पास किसके इक्वल होगा, जारी बात है आपने जितनी अमाउंट पे टैक्स
फाइंड करना है उसी के साथ आपको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने 8,30,000 पे आपने फाइंड करना था, उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75% को, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज का साइन होता है इसका हमारे पास तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1/100 में, ओके। तो जब आपने परसेंटेज के जरिए आपने अपनी अमाउंट रियल अमाउंट आनी हो तो आप उसे 1/100 कर लेते हैं, ओके। लेकिन जब आपको ऑलरेडी परसेंटेज में ही चीजें पता हो तो फिर आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1/100 में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए भाई, आपको पता है जीरोस कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये जो नीचे वाले दोनों जीरो हैं और ये जो दोनों जीरो है, ये 2 और 2 4 जीरो हो गए, ये इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे, चारों से, ठीक है। तो हमारे पास पीछे अमाउंट रह जाएगी 83 और यहाँ पर रह जाएगा 75। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे देखिए भाई, 83 मल्टीप्लाई 75 हो रहा है। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेट कर लीजिएगा आंसर आएगा 6225। ये आपका जो है आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो आंसर है 6225 रुपए, ये वो पैसे हैं जो वो बैंक को पे करेगा पूरे साल में, ठीक है। तो इतना कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि बैंक वाले, जारी बात है, जब आप लोगों के पैसे अपने पास सेफ रख रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ हमें पे भी तो करना पड़ेगा ना, ताकि वो बैंक वाले हमारे, किसी को कहते हैं कि थोड़ा बहुत फायदा लेना हो तो फिर किसी को फायदा देना भी पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमें फायदा चाहिए कि हमारी अमाउंट बैंक में सेव रहे, महफूज रहे, तो हमें भी तो उनको कुछ करना देना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी उसी के रिलेटेड है, बैंक के ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने उसी तरह ही समझना है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप का मतलब ये होता है कि अगर आपने बैंक से कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ है, उस अमाउंट को आप कहते हैं कंपाउंड मार्कअप, ठीक है। ऑन राइज 3,75,000, यानी कि एक बंदे ने बैंक से कर्जा लिया है, उसने कितना कर्जा लिया है, 3,75,000, ठीक है। फॉर 1 ईयर, 1 साल का, उसने कहा है 1 साल के लिए मुझे ये कर्जा दो, मैं 1 साल के अंदर अंदर ही रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। एट द रेट ऑफ 14%। तो उसको बैंक ने बोला हुआ था कि हम जो तुम्हें कर्जा देंगे उस पे 14% तुम इंटरेस्ट हमें पे करोगे, जिसे आप कह सकते हैं सूद, ठीक है। आजकल तो ये मतलब निजाम काफी कम कर दिया हुआ है, इस्लाम की वजह से काफी कम हो गया, लेकिन कुछ बैंक जो है अभी वो सूद पे चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर वो कर्जे देते हैं तो वो फिर प्रॉफिट भी अपना लेते हैं, और वो प्रॉफिट जो होता है उसको सूद कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी को 3 लाख दे रहे हो, तो जब आप कहते हो कि तुमने 1 साल के अंदर अंदर जो वापिस करना है उसमें तुमने 14% ज्यादा मुझे देना है, ठीक है। कम से कम समझ लो कि 4 लाख तुमने मुझे वापिस करना है जब तुमने देना है, तो वो जो 1 लाख ज्यादा दे रहे हैं वो सूद हुआ ना। तो वो सूद इस्लाम ने तो मना कर दिया हुआ है, लेकिन ये है कि अभी भी ये दुनिया में खत्म नहीं हुआ प्रॉपर, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन राइज 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, सालाना तौर पे, ओके। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें आप लोगों ने फाइंड करना है कि कितने परसेंट जो है वो बैंक को पे करेगा 1 साल के अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा जो पे करेगा वो आपने फाइंड करना है। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी है कि एक बंदे ने बैंक से कर्जा लिया है, वो प्राइस कितनी लिया उसने, 3,75,000, ठीक है। रेट का मतलब ये होगा कि कितने परसेंट उसने पे करना है बैंक को ऊपर एक्स्ट्रा, वो है 14% एनुअली, पूरे साल में, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, उसको टाइम उसने 1 ईयर का दिया है, ठीक है। ये जो टाइम दिया हुआ है ना 1 ईयर का, ये भी असल में यूज होना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टोटल 2 मेथड हैं, मैं दोनों से आपको करवाऊंगी। तो आप लोगों ने सेकंड वाले मेथड को फॉलो करना है। फर्स्ट वाला मेथड उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्मूले वगैरह याद नहीं होते, ठीक है। मतलब कि थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूले याद करने में मसला होता है, तो वो जो है फर्स्ट वाला मेथड कर लीजिएगा। लेकिन जो ज्यादा रिलायबल होगा वो सेकंड वाला मेथड होगा, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वही फॉर्मूला आपको हेल्प आउट करेगा बाकी क्वेश्चन में भी, अगर आप लोगों का क्वेश्चन में टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी तो उन्होंने 1 ईयर दिया है ना, कभी वो टाइम चेंज भी कर लेते हैं, यानी कि कुछ लोग 5 साल के लिए कर्जा लेते हैं कि हम 5 साल में वापस करेंगे, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने सेकंड वाले को ही प्रेफर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड कंपाउंड मार्कअप। आपने यही फाइंड करना था ना, कंपाउंड मार्कअप कितना होगा। तो रेट इज इक्वल टू 14% मल्टीप्लाई 3,75,000। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपने जैसे वहां पे मल्टीप्लाई किया था ना 0.75 को, उसी तरह ही इस अमाउंट को बेशक इधर लिख के मल्टीप्लाई कर लो, बेशक इधर लिख के करने कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई ही होना है, ओके। तो जो 14 था परसेंटेज के साइन को मैंने उधर भी चेंज किया था 1/100 में, और इधर भी मैंने चेंज करके 1/100 लिखने की बजाय मैंने 14/100, क्योंकि 1 ऊपर 14 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 14/100 लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या होगा, ये देखें, ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी ये जो अमाउंट रह गई है
75 और साथ में 0, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 14 के साथ। आपने कैलकुलेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 52,500। ओके, ये है एक मेथड। अब आपको नीचे वाला मेथड करवाऊंगी, सेकंड वाला मेथड, वो आप लोगों ने प्रेफर करना है। ठीक है, मेरी वीडियो समझ आ रही है बेटा तो आप लोगों ने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे वो मतलब समझा भी देना है, बता भी देना है कि मैम हमें समझ आ रही है। ठीक है, जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी बेटा वो भी आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है कि मैम ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को, आप लोग मुझे दोबारा समझा दें, तो मैं इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपको दोबारा भी करवा दूंगी। इसके अलावा आप किसी भी हवाले से कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड मेथड, कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप का मतलब वही जो ऊपर मैंने बता दिया है। इसमें फॉर्मूला देख लिया, आप लोगों को फॉर्मूला ही ज्यादा मैंने बताना था। ये पी जो है ये शो कर रहा है प्राइस को। ओके, प्राइस इंटू 1 प्लस रेट ब्रैकेट क्लोज टाइम, ये पावर है माइनस पी। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपने याद करना है। ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है, सेंटर में रेट है जो 14% था और ये टाइम है जो 1 उसने दिया, 1 ईयर का दिया हुआ है। ये टाइम जो है बेटा वो बदल भी सकता था, इसलिए मैंने कहा था कि आपने सेकंड वाला क्वेश्चन जो सेकंड वाला मेथड है वो ही प्रेफर करना है। ठीक है, तो प्राइस इज इक्वल टू, प्राइस की वैल्यू जो आपने बाद में पुट करनी है, पहले आपने रेट की वैल्यू पुट कर लेनी है। रेट है 14% और पावर क्या है 1। ठीक है, तो परसेंटेज को चेंज करने का जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे मैंने चेंज कर लिया है। 1 ओवर में कैलकुलेट कर लिया, 14 ओवर 100 रख के तो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लस 1 और 1 के ऊपर जो पावर उसकी वैल्यू खत्म होगी, क्योंकि 1 अगर 2 3 होता तो फिर तो हम ले लेते, 1 है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 3,75,000। ठीक है, तो ये वाली अमाउंट जो है अगर इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस अमाउंट से हम माइनस आउट कर देंगे। ये देखें भाई, मैंने इन दोनों को प्लस करके लिख लिया है। अब आपने इन दोनों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये जो माइनस करके ये अमाउंट का जो आंसर आएगा वो राइट कर देना है। सेम आंसर आ रहा है 52,500, लेकिन अगर टाइम चेंज होता यहाँ पे, उधर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो टाइम यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर टाइम यहाँ पे 2 होता तो आपको ये दोनों आंसर्स डिफरेंट आने थे। ठीक है, कुछ बच्चे फर्स्ट वाले मेथड को प्रेफर करेंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप सेकंड वाले मेथड को ही प्रेफर करें। ओके, नेक्स्ट करते हैं हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, उसकी एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। हम कोशिश करेंगे हम उतना ही करें जितना आप इजीली वॉच कर सकें और समझ सकें। ओके जी स्टूडेंट, अब आपका चैप्टर तो माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा मेरे चैनल को। जिन बच्चों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहे बेटा। इससे आप लोगों का भी बेनिफिट है और मुझे भी ये है कि मेरी भी रिवीजन होती रहे करेगी सब्जेक्ट की भी, और वक्त की भी। ये है कि कुछ ना कुछ जो है आप लोगों को सिखाने का मेरा मकसद है, वो मकसद मेरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास 1 वाली। उसमें सबसे पहले आपने एमसीक्यूज देखना है। एमसीक्यूज से पहले उसने बोला हुआ है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, यानी कि हर एक स्टेटमेंट के लिए हमने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल कर देना है। ठीक है, थोड़ी सी ये जो न्यू बुक्स आई है ना, इसमें वर्डिंग उन्होंने थोड़ी सी चेंज की है। पहले वो लिखते थे कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, आप उनको सॉल्व करें, लेकिन अब थोड़ी सी उन्होंने वर्डिंग चेंज कर दी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी एमसीक्यूज ही है। ओके, तो स्क्वायर रूट 7 इज, स्क्वायर रूट में मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में पहले समझा दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट में जब भी वैल्यू होगी, अगर तो वो प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है किसी अमाउंट का तो वो आप कहेंगे वो रैशनल है। लेकिन अगर वो किसी चीज का प्रॉपर स्क्वायर नहीं बन रहा, जैसे देखिए यहाँ पे 7 है, 7 किसी का प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर 9 होता तो वो 3 का स्क्वायर बनता था, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके बाहर आ सकता था। लेकिन ये इस तरह की वैल्यू है कि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे कह देंगे कि ये कौन सा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए मैंने इसकी अमाउंट भी कैलकुलेट करके राइट की है। इसकी अमाउंट कहीं पे भी आपकी रिपीट होना शुरू नहीं हुई। एक तो ये चलती जा रही है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी अपनी वीडियो में कि अगर इनफाइनाइट नंबर हो तो आपने उसमें चेक करना है कहीं वो रिपीट तो नहीं होता। अगर रिपीट हो रहा है तो आप उसको रैशनल कहोगे, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो आप उसको इरेशनल कहोगे। तो ये देखिए इसके नंबर क्या है, 6 4 5 7 5 1, इस तरह ही आगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे थे। इसका मतलब है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास नीचे वाला सेकंड वाला। सेकंड में क्या है, पाई एंड ई आर। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बहुत अच्छी तरह एमसीक्यू समझाई थी कि जो पाई और ई है ये दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, वो क्यों है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.1415, यहाँ पे मैंने राइट किया, इसके आगे भी ये चलती जाती है, और ई की वैल्यू है 2.718 और ये भी आगे चलती जाती है। मैंने दोनों वैल्यूज राइट कर दी हैं। अब देखिए इन दोनों में भी ये एक तो
फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। दूसरा ये कि ये नंबर्स भी सेम नहीं आते, ठीक है। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये डी वाले को आपने टिक कर लेना, ओके। नीचे है हमारे पास थर्ड वाली एमसीक्यू, उसमें उसने पूछा है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो उसने स्टेटमेंट में लिख दिया इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज, लोगों का इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो आपने इसको टिक कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो ये दोनों नंबर्स आप ध्यान से देखें तो ये दोनों भी किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 5 अगर गए तो 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं। 25 होता तो हम कह सकते थे 5 का स्क्वायर बनता है। उसी तरह 3 है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, लेकिन अगर 9 होता तो हम 3 का स्क्वायर कह सकते थे, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो किसी भी अमाउंट का स्क्वायर नहीं बन सकते, इसलिए ये भी इजीली आप कह देंगे इरेशनल नंबर है। अभी तक जितने भी चल रहे हैं आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, तकरीबन 4 एमसीक्यूज कर लिए हैं, सारे ही इरेशनल नंबर्स हैं, ओके। तो नीचे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यूज 5। एमसीक्यूज 5 में है फॉर ऑल, ये जो ए उल्टा ए होता है ना इस तरह का, वो भी फॉर ऑल को शो करता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को नहीं पता इसलिए मैं बता रही हूँ। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स के जितने भी एलिमेंट्स है वो आर के अंदर से हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। उस प्रॉपर्टी में मैंने बताया था अगर आप एक्स इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू वाई लिख लेते हैं तो वो मतलब होता है अक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स एक्स का ही अक्स है ना, रिफ्लेक्शन है। इसी वजह से इसका नाम भी यही होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको टिक करेंगे ए वाले को। नीचे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 6 में लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी सी तीनों की वैल्यूज आर में से हैं, देन ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो अब जब हमने दो प्रॉपर्टीज बता दी है, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, इसका मतलब है कि हम क्या कह सकते हैं, ए बड़ा है सी से। तो ये तीन जब टर्म्स आ रही हो तो वो ट्रांजिटिव होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो भी आपने मेरी प्रॉपर्टी वाली वीडियो है उसमें देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हैं। प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, आपको वहां से भी समझ आ जाएगी। इसके अलावा आप अगर मेरी डिस्क्रिप्शन देखें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पेस्ट किया है, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। जी बेटा, ये है आपकी नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें है 2x, मतलब कि 2 की पावर x है मल्टीप्लाई 8 की पावर x इक्वल टू 64 देन x। अब आप लोगों ने क्वेश्चन इसको सॉल्व नहीं किया हुआ क्योंकि ये ना असल में शुरू होना है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 में ये शुरू होगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि ये थोड़ी बहुत पावर्स वाले आप लोगों ने किए हैं इस चैप्टर में भी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा रफ में सॉल्व किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए भाई 2 की पावर x था मल्टीप्लाई 8 की पावर x था इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो ये जो 2 है 8 है, ये 8 क्या होता है, 8 को आप फैक्टराइज कर लेंगे तो आप आ जाए, मतलब इसे फैक्टराइज इस तरह फैक्टराइज करके चेक कर लीजिएगा तो ये आएगा 2 की पावर 3। तो ये ऑलरेडी x लिखा हुआ था तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है 2 की पावर 3x में। ये 64 था तो ये देखिए इसका मैंने यहाँ पे रफ में राइट किया हुआ है, ये आता है 2 की पावर 6, ओके। तो ये यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है 2 की पावर 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप लोगों ने इन दोनों की बेस सेम है तो बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड आउट होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, ठीक है, उसमें इंडिसेस के रूल्स में। x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब दोनों सेम हो, जब दोनों सेम हो तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, बेस सेम हो तो यहाँ पे ये दोनों हमने कैंसिल आउट कर दिए और बाकी क्या आ गया, ऊपर है हमारे पास x प्लस 3x और यहाँ पे है 6, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 3 में x ऐड किया तो आ जाएगा 4x और ये 6 वैसे का वैसे ही है। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये 4 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड आउट हो जाएगा 6/4। अब ये कैंसिल होते हैं दोनों 2 के टेबल से, तो 2 3 टाइम्स 6 और 2 2 टाइम्स 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/2, ओके। तो आपने एमसीक्यूज को टिक कर लेना है और एमसीक्यूज में आपने लिख लेना है 3/2। जी स्टूडेंट, आपने अभी मैंने आपको समझाया कि ये एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होगी, तो ये इंडिसेस के रूल से सॉल्व होनी है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 3/2। A and B belongs to R, then A is equal to B and B is equal to A is called। ये आप लोगों को एक प्रॉपर्टी का उसका नाम बताना पड़ेगा। देखो भाई दो नाम ले रहे हैं, किन दो चीजों के नाम ले रहे हैं, A is equal to B and B is equal to A। इसका मतलब है ये दोनों एक ही चीज हुए तो ये सिमेट्री हुई। जब दो चीजें होंगे तो हम उसे कहेंगे वो सिमेट्रिक है, इनमें सिमेट्री है, ये एक जैसे हैं, ओके। उसके बाद है हमारे पास स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। तो इसको भी आपको सॉल्व आउट करना पड़ेगा, तो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे आंसर आएगा 8 स्क्वायर रूट 3। वैसे इसका आंसर ये आप टिक कर लें और आपको समझा देती हूँ ये आया कैसे है।
जी स्टूडेंट, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए इसको सॉल्व कर दिया है। स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, इन दोनों को आपने एलसीएम लेना है। और एलसीएम ये देखिए मैंने ऊपर आप लोगों के आसानी के लिए पहले ही कर दिया कैसे लिया हमने, ठीक है। 3 के टेबल से पहले आपने लिया, फिर 5 के टेबल से, फिर 5 के टेबल से। ओके, जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता वो मुझे बता दीजिएगा, वही मतलब मैं आप लोगों को दोबारा एक अलग सी वीडियो बना कर भी समझा दूंगी, ठीक है। ये हमारे पास 3, ये 27 और ये 3 से आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए ज्यादा बेसिक नहीं बताती क्योंकि माशाल्लाह आप 9th क्लास के स्टूडेंट, आप लोगों को बेसिक एलसीएम लेना तो आता ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया है, ये है स्क्वायर रूट में सारी वैल्यू हमने स्क्वायर में लिख दिया। 5 दो दफा था इसलिए स्क्वायर लिख दिया है, ये 3 दो दफा था इसका भी स्क्वायर लिख दिया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर 3 भी बाहर आ जाएगा और ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 5 भी बाहर आ गया। और 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर रूट 3। वही आपको मैंने एमसीक्यू भी टिक करके बता दिया। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास 9 में, सॉरी 9 तो आपने कर लिया, 10 वाली होगी। 10 वाली एमसीक्यूज में है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड 3 माइनस। अब देखिए दो एक जैसे नंबर हैं, सिर्फ प्लस माइनस में है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ठीक है। तो ये नंबर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो आपको पता है आपने फॉर्मूला यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उस फॉर्मूले की वजह से ए का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और बी का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 9 में से माइनस करेंगे 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो वो एक रैशनल नंबर है। ओके, ये मैंने आपको जुबानी जुबानी समझाया है क्योंकि अब आप लोगों ने काफी क्वेश्चन कर लिए हुए हैं इसके। ये जो आपके सेम नंबर्स होते हैं और सिर्फ साइन चेंज होता है तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको सिर्फ आपको जुबानी ही समझा दिया है, हल नहीं करवाया। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों ने सॉल्व आउट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 4 सारे क्वेश्चन हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी सारी इसके मतलब रिव्यू के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो। क्योंकि ये जो रिव्यू होती है ये पूरे चैप्टर का समझ लो कि वो एक बता रहे होते हैं कि पूरे चैप्टर में आपने किस तरह के क्वेश्चंस किए थे, और ये आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है, उसमें आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाएगी। मैं वो वाली वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप न्यू हैं, और अगर आप लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि बाकी स्टूडेंट को भी पता चले, वो भी इन लेक्चर्स को देख सके, उनको भी फायदा हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।